पिछले क्लास में हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के परिचय और कुछ सूचकांक के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो आज हम लोग का टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ आउटपुट, यानी उत्पादन की अवधारणा। उत्पादन की अवधारणा कहने का मतलब हुआ कि उत्पादन जो होता है वो कैसे होता है, कहाँ से होता है, मतलब उत्पादन होता क्या है, इस बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है। और उत्पादन में हम लोग किसको रखते हैं, किसको नहीं रखते हैं, ये सब बारे में। तो सबसे पहले कहा गया कि उत्पादन में पैसों के लिए कुल सामान और सेवा का विनिमय शामिल है। यानी विनिमय कहने का मतलब हुआ कि एक्सचेंज कहने का मतलब एक चीज़ दो और दूसरा चीज़ दो। तो यहाँ पे कहा गया कि पैसों के लिए, यानी पैसा के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सामान को देते हैं या किसी प्रकार के सेवा को हम लोग देते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि आप लोग मान लेते हैं कि कहीं समझिए कि आप लोग अभी स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, तो कहीं भी ट्यूशन देते हैं, पढ़ाने जाते हैं, तो उसके बदले में आप लोग वहाँ सेवा देते हैं। ये पढ़ाना क्या है, सेवा है। तो सेवा देने के बदले में आप लोग क्या करते हैं, सेवा देने के बदले में वहाँ से कुछ पैसा लेते हैं, ट्यूशन फी देते हैं। तो ये पैसा लिए यानी सेवा का एक्सचेंज हुआ, किसमें, मनी में एक्सचेंज हुआ। उसी प्रकार कोई भी सामान अगर खरीदता जाता है, कोई भी मार्केट से अगर आप सामान लाते हैं तो उस सामान को क्या करते हैं, उसके बदले में भी आप लोग क्या देते हैं, पैसा देते हैं। तो बिना पैसा के एक्सचेंज के कुछ भी नहीं होता है। और दूसरी बात, तो इसको ही उत्पादन कहा जाता है। इसको ही क्या कहा जाता है, उत्पादन, यानी आउटपुट कहा जाता है। कहने का मतलब उत्पादन मतलब आउटपुट, उत्पादन मतलब यहाँ आउटपुट होगा। ठीक है। यानी कैसे हमारा आउटपुट आ रहा है, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, इस बात की बात कही गई है। जहाँ भी पैसों का एक्सचेंज हो रहा है वहाँ हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ आउटपुट समझेंगे, यानी उत्पादन की अवधारणा समझेंगे। अब यहाँ पे कहा गया कि यह मध्यवर्ती वस्तु के रूप में यह मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य की गणना नहीं करता है, क्योंकि इससे दोहरी गिनती होगी। यानी मध्यवर्ती वस्तुओं की गणना नहीं किया जाता है। जैसे मान लेते हैं आटा से बनता है क्या, तो आटा से बनता है आपका ब्रेड। और पहले खेत में जाते हैं तो गेहूँ उगाया जाता है, और गेहूँ से बनता है आटा, और आटा से बनता है ब्रेड। तो भाई अगर हम लोग उत्पादन में, आउटपुट में इन तीनों चीज़ को काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गेहूँ से आया आपका आटा में, और आटा को भी काउंट कर लिए। उसके बाद फिर आटे से हम लोग ब्रेड बनाए तो ब्रेड को भी काउंट कर लिए। यानी हम लोग आटा भी खरीद रहे हैं और ब्रेड भी, दोनों का अगर वैल्यू को काउंट कर लिया जाएगा तो यहाँ पे इस बात को देखा जाएगा कि यहाँ पे डबल काउंटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यानी कहने का मतलब दोहरी गिनती का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तब हो सकता है कहीं ना कहीं हमारा उत्पादन का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कहीं कहीं हम लोग 2 बार गिन लेंगे, यानी हमारा आउटपुट डबल बार आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग ज़्यादा आउटपुट दिखा देंगे, जो कि सही नहीं होता है। तो या तो आपको हमेशा अंतिम रूप से क्या तैयार हो रहा है उस चीज़ को काउंट करना चाहिए। तो अंतिम रूप से हम लोग देखें ब्रेड तैयार हो रहा है, अंतिम रूप से क्या तैयार हो रहा है, तो ब्रेड तैयार हो रहा है, तो हम लोग ब्रेड को काउंट करते हैं कि ब्रेड का क्या कीमत है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था का उत्पादन निश्चित समय अवधि में अंतिम वस्तु और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य है। अर्थव्यवस्था का उत्पादन यानी आउटपुट की बात किया जाए, उत्पादन की बात, अर्थव्यवस्था में आउटपुट की जब बात किया जाता है तो वो कह रहा है कि एक निश्चित समय में एक निश्चित समय होता है, सर्टेन टाइम लिमिट होता है। उस टाइम लिमिट में क्या किया जाता है, उस टाइम लिमिट में क्या किया जाता है, अंतिम वस्तु है। अभी जस्ट मैंने कहा कि अंतिम वस्तु, तो जितना भी अंतिम वस्तु होगा, यानी ब्रेड बना तो ब्रेड की बात करेंगे। अगर हम लोग का सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट बना और सीमेंट बनने के बाद उस सीमेंट से मकान बना, और वो मकान फिर अपार्टमेंट या फ्लैट बिक रहा है, तो वो हम फ्लैट कितने में बिक रहा है उसकी बात करेंगे। यानी अंतिम वस्तु की बात करेंगे, अंतिम सेवा की बात करेंगे हमेशा। तो उस सेवा से जो भी उत्पादन वस्तु, अंतिम वस्तु बन रहा है या सेवा हो रहा है, अंतिम सेवा हो रहा है, उस सेवा का जो भी मौद्रिक मूल्य होगा, यानी उसका जो भी प्राइस निकलेगा, यानी ब्रेड बनने के बाद जो उसका प्राइस निकलेगा, यानी ब्रेड बनने के बाद उसका जो भी प्राइस होगा, जैसे मान लें कि एक ब्रेड बना 15 रुपये का, छोटा वाला ब्रेड होगा, तो उसका जो 15 रुपया हुआ, मार्केट में बिक रहा है 15 रुपये, तो वो 15 रुपये काउंट किया जाएगा। या अपार्टमेंट या फ्लैट तैयार हो गया, उस फ्लैट को तैयार करने के बाद कितना में बेचा जा रहा है, उस सेवा को हम लोग बात करते हैं, तो उसकी मौद्रिक मूल्य को हम लोग काउंट करते हैं। समझ में बात आया। तो मौद्रिक मूल्य कहने का मतलब कि उसका अंतिम रूप से उस वैल्यू क्या लगा। मौद्रिक मूल्य कहने का मतलब किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सेवा का, ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ाने में उसका सेवा का क्या वैल्यू लग रहा है, कितना में पढ़ाया जा रहा है। स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं तो स्कूल में टीचर कितना में पढ़ा रहे हैं, उनका सेवा का क्या वैल्यू लग रहा है,
उसका जो उसका वैल्यू जो होता है, उसका मान होता है, या उत्पादित वस्तु का जो MRP होता है, कुछ भी उसका वैल्यू होता है जितने में हम लोग उसको खरीदते हैं, वो चीज़ मौद्रिक मूल्य कहलाता है। बात समझ में यहाँ आ गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य, चाहे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादक कोई भी हो, देश का घरेलू उत्पादक कहलाता है। कहने का मतलब हुआ तो घरेलू उत्पादन कहलाता है। कहने का मतलब है किसी भी देश के, मतलब कोई भी देश है, उसके भौगोलिक यानी उसके ज्योग्राफिकल बाउंड्री यानी उसका भौगोलिक सीमा जो होगा ना, यानी भारत है तो भारत का भौगोलिक सीमा होगा एक, उस भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, यानी भौगोलिक सीमा समझ रहे हैं कि उसके बाहर दूसरा देश आ जाता हो, यानी इस सीमा के बाहर दूसरा देश आ जाता तो वो भौगोलिक सीमा कहलाता है। तो भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी कुछ बनता हो, जो भी कुछ उत्पादित वस्तु हो या कोई भी सेवा प्रदान किया जा रहा है, उन सभी का मौद्रिक मूल्य, उन सभी का अंतिम मौद्रिक मूल्य, यानी अंतिम रूप से क्या हो रहा है, आटा वाला नहीं जोड़ना है, यहाँ ब्रेड वाला जोड़ना है, तो उसका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होगा और सेवा का जो अंतिम मूल्य होगा, अंतिम मौद्रिक मूल्य होगा, इन दोनों को चाहे वो सेवा चाहे वो वस्तु, वो देश के मतलब देश का हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी वो कंपनी देश के मतलब जो भी कंपनी वस्तु या सेवा प्रोवाइड कर रही है, जैसे जोमेटो हमारे देश की कंपनी नहीं है। जैसे मान लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, जैसे हम लोग का देख लेते हैं, हम लोग सेंसोडाइन प्रोडक्ट बनाता है श्रीलंका की कंपनी, लेकिन हमारे देश के अंदर वो है ना, हमारे देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं को बेच रही ना, हमारे देश के अंदर पैसा का लेन देन कर रही है ना, तो हम उसको जोड़ेंगे। यानी हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी कुछ वस्तु या सेवा प्रदान किया जा रहा है, चाहे वो इस देश का हो चाहे ना हो, लेकिन हमारा उत्पादक जो है इस देश का हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इस देश में उत्पादन कर रही है, इस देश में आउटपुट दे रही है, तो उसके अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके अंतिम मौद्रिक मूल्य को लेते हैं और इन सभी को मिला करके हम लोग देश का घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी इस देश का पूरा टोटल कम्प्लीटली घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? टोटल घरेलू उत्पाद कहलाता है। समझ में बात आया? और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक शब्दावली में, अर्थव्यवस्था के शब्द में हम लोग क्या कहेंगे? आर्थिक शब्दावली में इसे देश का GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसी चीज़ को आर्थिक शब्दावली में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी। सकल घरेलू उत्पाद का क्या कहा जाता है? वंस अगेन एक पढ़ाओ को देते, किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो भी वस्तु का और जो भी सेवा का प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी वस्तु या सेवा प्रोवाइड किया जा रहा है, उनका अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होगा, अंतिम मॉनेटरी प्राइस जो होगा, उस प्राइस को ही देश का चाहे वो मतलब जो है वो देश का सेवा या उत्पादन प्रोवाइड करा, यानी सेवा या आउटपुट देने वाला जो कंपनी, वो चाहे वो देश का हो चाहे ना, वो देश के अंदर काम कर रहा है, देश के अंदर आउटपुट दे रहा है, तो वो उसका जो उत्पादन होगा वो देश का घरेलू उत्पादन कहलाता है। समझ में बात आ गया? और इसको आर्थिक शब्दावली में देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। उत्पादन अब है उत्पादन के कारक, यानी उत्पादन के कारक, यानी अब हम लोग अगर उत्पादन के कहने आउटपुट के क्या क्या कारक, अगर कोई भी देश में कुछ भी उत्पादित होगा, कुछ भी सेवा दिया जाएगा या कोई भी चीज़ करने से आउटपुट आ रहा है, तो उसके कारक क्या क्या होंगे? मतलब अगर होना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ आधारभूत कारक होते हैं ना, तो उसके लिए जो कारक होंगे यानी उत्पादन के फैक्टर्स जो होंगे, आउटपुट के फैक्टर्स जो होंगे, प्रोडक्शन के फैक्टर्स जो होंगे, वो सबसे पहले हम लोग का आधारभूत संरचना, दूसरा हमारा भूमि, तीसरा हमारा श्रम और चौथा हमारा कच्चा माल होना चाहिए। इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, श्रम यानी लेबर होना चाहिए और कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो कहने का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना है, कुछ प्रोडक्शन करना है या कोई भी सेवा प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए हम लोग को एक पहला इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हम लोग रोड पे खड़ा होकर तो कुछ भी करना शुरू नहीं ना करते हैं, उसके लिए एक हमारा एक सेटअप होना चाहिए और वो सेटअप के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। कोई भी फैक्ट्री खोलना है तो फैक्ट्री खोलने के लिए हम लोग के पास एक सेटअप रहता है और उस सेटअप में ही हम लोग फैक्ट्री का सारा काम करते हैं। ठीक है, समझ में? कोई भी सेवा प्रोवाइड करना है तो उसका एक ऑफिस बनाते हैं और उस ऑफिस के द्वारा हम लोग सेवा प्रोवाइड करते हैं।
और उस ऑफिस में ही सेवा प्रोवाइड करते हैं, और कहीं मतलब एक सेंट्रल जोन होता है और उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। किसी भी काम को करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी तरह के वर्क को, किसी भी तरह के सेवा को करने के लिए। उसके बाद हम लोग का भूमि है, बिना भूमि के इंफ्रास्ट्रक्चर हो नहीं सकता है। श्रम है, अब मान लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया तो वहाँ काम करने के लिए बंदे तो चाहिए। अब उस बंदे को हम लोग क्या कहते हैं, उन सारे बंदे को हम लोग क्या कहते हैं, उस बंदे को हम लोग लेबर कहते हैं, यानी लेबर भी कह सकते हैं। यानी वहाँ पे काम करने वाले जो भी लोग हैं उनका श्रम शक्ति तो चाहिए हमको, यानी एक हम लोग को क्या कहते हैं, इसको मानव संसाधन कह सकते हैं। यानी हम लोग इसको मानव संसाधन कहने का मतलब हो गया हम लोग का, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ह्यूमन, समझ आइए, मानव संसाधन देख लीजिएगा इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो मानव संसाधन की ज़रूरत होती है, यानी मानव संसाधन से हम लोग श्रम ले सकते हैं, यानी बिना बंदे का, बिना बंदे के, बिना किसी लोगों के हम लोग तो कोई काम कर नहीं सकते। तीसरा काम कच्चा माल। कच्चा माल, कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए हमको ब्रेड बनाना है किसी फैक्ट्री में, तो ब्रेड बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कच्चा माल यानी व्हीट तो लाना पड़ेगा ना, उसका आटा बनाना पड़ेगा ना, उसके बाद जा कर के हम लोग उसके ब्रेड बनाएंगे। तो ये हमारा किसी भी तरह के वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए ये उत्पादन के कारक जो है, इम्पॉर्टेंट कारक है, जिनका होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग देखते हैं उत्पादन की अवधारणा में, हम देख लिए उत्पादन के कारक देख लिए, अब हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय के बारे में कहा गया कि राष्ट्रीय आय को एक वर्ष में अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रीय आय को कुल एक वर्ष में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, यानी हमारे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ष में जो भी वस्तु और सेवा होंगे उनका जो भी टोटल मॉनेटरी प्राइस आएगा, टोटल मूल्य आएगा, बाजार मूल्य आएगा, यानी मार्केट मॉनेटरी प्राइस जो भी आएगा, उसको हम लोग उसको क्या कर टोटल मार्केट मॉनेटरी प्राइस या कुल मौद्रिक बाजार मौद्रिक मूल्य, क्या कुल बाजार मूल्य मौद्रिक मूल्य एक ही चीज़ होता है, मूल्य जो भी आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय में परिभाषित करते हैं। समझ में बात आई, यानी हमारे अगेन एक बार और बोल देते हैं कि राष्ट्रीय आय हमारे अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जो भी वस्तु और सेवा होंगी उसका जो भी बाजार मूल्य होगा उसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। समझ में बात आ गई। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर, किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना की 3 महत्वपूर्ण विधियाँ होती है। कोई भी देश का जब राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है तो उसका 3 महत्वपूर्ण विधियाँ होता है। पहला जो उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्यों का योग कर देते हैं, यानी हम लोग अगर मान लें किसी देश का राष्ट्रीय आय का गणना करना है तो उसके लिए 3 महत्वपूर्ण विधि को इस्तेमाल करते हैं। पहला करते हैं कि उस देश में जो भी वस्तु उत्पादित हो रहा है उन सभी को क्या करते हैं, उन सभी वस्तु और सेवाओं का मूल्यों का योग कर देते हैं, पहला। दूसरा जो बोल रहा है, उत्पादक के कारक से प्राप्त होने वाले आय का योग कर देते हैं, यानी उत्पादक के कारक जैसे आधारभूत संरचना है, भूमि है, श्रम है, कच्चा माल है, इन सभी से जो भी इन सभी के से जो भी कारक, ये सारे कारक जो हैं, इन सभी कारक, इसके अलावा भी बहुत सारे कारक होते हैं, उन सभी के जितने भी उत्पादक के कारक हैं उनसे हम लोग को जो भी प्राप्त होता है उनका योग। जैसे क्या प्राप्त होता है, मजदूरी यानी अगर श्रम होगा तो जो श्रमिक होंगे उसको क्या, उनको पैसा दिया जाएगा, वेजेस दिया जाएगा, तो मजदूरी हो गया। अगर हम कहीं पे भूमि लेते हैं तो उसका रेंट देंगे तो वो भी कैलकुलेट होगा। ब्याज, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कंपनी में, कोई कंपनी में हम लोग पैसा लगाते हैं शेयर के रूप में, तो हम लोग उसका ब्याज लेंगे। लाभ, यानी कंपनी में जो भी प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के रूप में भी हम लोग लाभ लेते हैं, तो वो भी इसमें उत्पादन के कारक के रूप में इसमें राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा और इसके योग को भी हम राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट करते हैं। तीसरा जो होता है, उपभोक्ता के व्यय, शुद्ध निवेश और वस्तुओं और सेवाओं के पर सरकारी खर्च होते हैं, यानी उपभोक्ता कंज्यूमर का जो भी खर्च होता है उसको, फिर शुद्ध निवेश, उन लोग का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उस इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते हैं, और वस्तु और सेवाओं
पर सरकारी खर्च जो होता है उसको भी कैलकुलेट करते हैं। यानी कहा गया कि किसी भी देश का राष्ट्रीय आय की गणना इन्हीं 3 विधियों के द्वारा किया जाता है। गणना यानी राष्ट्रीय का आकलन यानी राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन कह सकते हैं, और इसी 3 विधियों के द्वारा पहला क्या किया जाता है, वस्तुओं के अंतिम मूल्य का योग निकालते हैं। जितना भी उत्पादित वस्तु है सभी उत्पादित सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य है और वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य का योग निकालते हैं। दूसरा बोला कि उत्पादन के कारकों से जो भी हम लोग को आय प्राप्त होता है उसका योग निकालते हैं, जैसे मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ इत्यादि। उसके बाद उपभोक्ता का जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर होता है, फिर उसका उनका जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है यानी शुद्ध निवेश होता है, और वस्तु और सेवाओं पे जो भी सरकारी खर्च होता है, इन सभी को मिला करके जो भी आता है इससे हम लोग किसी भी देश का राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन यानी गणना करते हैं। अब बात हम लोग का आता है आय का चक्रीय प्रवाह। अब आता है हम लोग का क्या, आय का चक्रीय प्रवाह। आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है वो हम लोग का क्या होता है कि हम लोग आय के चक्रीय प्रवाह में हम लोग देखते हैं कि पहला द्वितीय, देखिए आय का चक्रीय प्रवाह में हम लोग ये क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वित्तीय बाजार। यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार यानी फिनेंशियल मार्केट होता क्या है, व्यापारिक फर्म है। व्यापारिक फर्म कुछ भी अगर करता है, व्यापारिक फर्म यानी जैसे कोई कंपनी हो गया, जैसे कोई इंटरप्राइजेज हो गया, कोई भी चीज़, ठीक है। व्यापारिक फर्म क्या करेगा, कोई भी सामान का प्रोडक्शन करेगा या डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन यानी या तो बांटेगा या तो मतलब उसको मार्केट में बेच देगा या तो उस चीज़ को बनाएगा। तो बनाए चाहे बेचे या जो भी करे, डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोडक्शन जो भी करे, उसके लिए इसको क्या ज़रूरत होगी, उसके लिए इसको चाहिए होगा क्या, एंटरप्रेन्योर यानी व्यापारिक क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर चाहिए होगा, यानी आपका क्या कहते हैं उसको, उद्यमी लोग चाहिए होगा, जो कि उद्यमी कौशल लोग जो कि इनके प्रोडक्ट का मार्केटिंग अच्छा से करें, प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचवाएं। ये दूसरा, इनके फर्म में काम करने के लिए लेबर चाहिए होगा, इनको अपना फर्म खोलने के लिए भूमि चाहिए होगा, और भूमि, और उसके बाद इनको अपने फर्म में और बढ़ाने के लिए पूंजी चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा, पूंजी चाहिए होगा, तो और भी बहुत सारे चीज़ चाहिए होगा। और ये सारे चीज़ इनको कहाँ से मिलेंगे, तो ये सारे चीज़ इनको हाउस होल्ड से मिलेंगे। हाउस होल्ड से यानी घरों से मिलेंगे, जो भी इस देश में घर हैं जो भी, उन सभी से मिलेंगे। और ये जो क्या करता है, ये घरों से मिलेंगे, तो ये घरों से सारे चीज़ को उठाएगा और अपना काम करवाएगा। तो ये एक फिनेंशियल मार्केट का एक हिस्सा बन गया। यानी फिनेंशियल मार्केट में कुछ दिया, तो फिनेंशियल मार्केट से कुछ लिया, और यहाँ पे देने की बात है। तो जब घर से कुछ भी देगा, घर से कुछ भी लेगा, यानी जो भी लेगा, मजदूर लेगा, भूमि लेगा, पूंजी लेगा, उद्यमी कौशल को लेगा, यानी एंटरप्रेन्योर स्किल्स को लेगा, तो उन सबको लेगा। तो उसके बदले में तो इनको कुछ ना कुछ देगा ना, तो उसके बदले में जो देता है तो मजदूर को मजदूरी देगा, यानी मजदूर को मजदूरी देगा। दूसरा, किराया देगा, किसके लिए, भूमि के लिए देगा। इन्वेस्टमेंट, अगर पूंजी इसके देकर लगा रहा है तो पूंजी पे ब्याज देगा, यानी पूंजी पे क्या देगा, घरों को ब्याज देगा, और उसके उद्यमी कौशल को वेतन भी देगा। तो इस तरीके से ये क्या करता है, दोनों घर और व्यापारिक के रूप में देखा जाए तो एक दूसरे पे क्या है, सहोपकारिता का रिलेशन हो गया। यानी ये इससे कुछ ले रहा है तो इसको कुछ दे भी रहा है, यानी ये इस दे भी रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इस पर डिपेंडेंट हो गया, इससे ले रहा है और दे रहा है। समझ में बात आ गया। तो यानी ये फिनेंशियल मार्केट यानी वित्तीय बाजार में ये शामिल हुआ, यहाँ पे पैसों का लेन देन हुआ। और उसके बाद अब सरकार क्या है, अब उपभोक्ता की खर्च के बारे में अब मान लेते हैं कि ये सारे कुछ लेकर के क्या बनाएगा, कोई चीज़ का प्रोडक्शन करेगा, यानी घरों से जो भी कुछ लिया उससे ले करके क्या किया, कुछ ना कुछ चीज़ का प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करके कहाँ भेजेगा, वित्तीय बाजार में भेजेगा। और वित्तीय बाजार इसको क्या करेगा, उपभोक्ता खर्च में, यानी उपभोक्ता खर्च यानी फिनेंशियल एक्सपेंडिचर में जाएगा, यानी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में जाएगा। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर यानी उपभोक्ता खर्च में। और उपभोक्ता खर्च कहाँ से, तो घरों वाले ही ना करेंगे, हाउस होल्ड ही ना इसको मेंटेन करेंगे। ये उपभोक्ता खर्च कहाँ से होगा, तो घर के द्वारा, यानी घर ही किसी चीज़ को खरीदेंगे और खरीद करके फिर खरीदेंगे, और इसी से भी लेन देन होना शुरू हो जाएगा घर के द्वारा। और इसके द्वारा फिर वापस जो पैसा कहाँ गया, व्यापारिक फर्म में चला गया। यानी ये जो पैसा दिया इनको, ये पैसा ये इनके द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट थे उसको खरीदे, तो वापस इनके द्वारा दिए गए पैसे इनके पास चले गए। तो इस तरह से देख रहे हैं कि एक साइकिल बन रहा है।
तो ये एक साइकिल यानी चक्रीय प्रवाह हो गया, मनी का चक्रीय प्रवाह हो रहा है। सरकार के द्वारा बात करते हैं तो सरकार के द्वारा जो बात किया था, सरकारी क्षेत्र में आय के चक्रीय प्रवाह में योगदान देखिए क्या है। तो आय के चक्रीय प्रवाह में वस्तु और सेवा की खरीदारी, सरकार कोई भी अगर काम करवाती है सार्वजनिक रूप से, जो काम कर रोड बनवाना, पुल बनाना, तो उस किसी न किसी कंपनी का सहारा लेती है, प्राइवेट कंपनी को टेंडर देती है और उस टेंडर के बदले यानी सरकारी कंपनी उसको क्या करता है, सेवा प्रदान करता है और उसके बदले में सरकार उसको पैसा देती है या सरकार उससे वस्तु भी खरीदती है। सरकार के पास अपना, सरकार सीमेंट कहाँ से लाएगी, तो सीमेंट कंपनी से खरीदेगी, तो वस्तु खरीदी उससे, उसके लिए भी पैसा दी। तो इस तरह से देखा गया कि व्यापारिक फर्म का सरकार से भी कुछ ना कुछ रिलेशन है। उसके बाद सरकार इस चीज़ को खरीदी, तो खरीदने के बाद वो क्या सार्वजनिक संपत्ति हो गया। और सार्वजनिक संपत्ति हुआ तो सार्वजनिक संपत्ति का अगर यूज हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग उसके लिए सरकार को क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। और सरकार को टैक्स देते हैं तो हम भी लोग क्या हो गए, सरकार से रिलेटेड हो गए और इस टैक्स का सरकार फिर से क्या करती है, फिर से ये व्यापारिक फर्म को देती है और फिर वही उसी टैक्स का फिर एक्सपेंस, उसी टैक्स को इस्तेमाल करके मतलब सरकार फिर से कुछ ना कुछ सार्वजनिक संपत्ति को बनाती है और हो सकता है वित्तीय बाजार में इन्वेस्ट करे। यानी देखिए उस टैक्स जो हम लोग दिए उसको क्या क्या करेगी, सार्वजनिक संपत्ति बनाएगी, दूसरा उसके बाद वित्तीय बाजार में इन्वेस्ट करेगी यानी अपना पैसा का इन्वेस्ट करेगी उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, उसके बाद निवेश, ये सब मतलब मिला जुला के सरकार भी पूरी तरह से व्यापारिक फर्म घरों से के द्वारा एक साइकिल का काम करती है। समझ में बात है, यानी सरकार इससे ली और इससे लेने के बाद, सेवा लेने के बदले इसको पैसे दी और पैसा लेने के बाद ये सरकार क्या बनाई, एक तरह का सार्वजनिक संपत्ति बनाई और सार्वजनिक संपत्ति बना करके जब घर वाले यानी जो भी हम लोग हाउस होल्ड जो है, घरों के आदमी जो है वो उस सार्वजनिक संपत्ति को यूज किए तो उसके बदले सरकार को टैक्स दिए और फिर ये सरकार इसको यही पैसा दे दी और ये पैसा क्या की, फिर ये अब हम हमसे जो स्किल ली उस स्किल्स के बदले हमसे जो भी ये ली, जो भी मजदूरी, भूमि, पूंजी या स्किल्स जो भी लिए उसके लिए ही हम लोग को पैसा दिए। तो इस तरह से देखना कि मनी का प्रवाह, मनी का एक चक्रीय साइकिल घूम रहा है हम लोग के भी, सरकार, व्यापारिक फर्म, घर, उपभोक्ता, इन सभी के बीच में। और इन सब में कौन इंक्लूड है, तो इन सब में फाइनेंशियल मार्केट यानी वित्तीय बाजार इंक्लूड है। अब हम बात करते हैं चक्रीय प्रवाह जो होता है वो 3 चरण में बांटा गया है। प्रथम चरण जो है वो हम लोग का घरों से व्यापारिक फर्म, प्रथम चरण क्या हम लोग का घरों से व्यापारिक फर्म यानी घर से, हाउस होल्ड से व्यापारिक फर्म, यानी हाउस होल्ड से व्यापारिक फर्म क्या करेगा, तो हाउस होल्ड से व्यापारिक फर्म मजदूर, भूमि, पूंजी, उद्यम कौशल यानी उद्यमी कौशल कहने का मतलब हुआ एंटरप्रेन्योर स्किल्स को के रूप में ये घरों से व्यापारिक फर्म लेता है। ठीक है, उसके बाद द्वितीय चरण में क्या करता है, व्यापारिक फर्म से घर, व्यापारिक फर्म से घर में क्या करता है, मजदूर के बदले मजदूरी देता है। घर से मजदूर लिया उसको व्यापारिक फर्म क्या दिया, मजदूरी दिया। भूमि लिया, भूमि के बदले किराया दिया। पूंजी लिया तो पूंजी के बदले ब्याज दिया। उद्यम कौशल लिया तो उद्यम कौशल के बदले वेतन दिया। तो इस प्रकार घर से जो भी कुछ उठाया उसके बदले कुछ मिला, तो ये द्वितीय चरण में आ जाता है व्यापारिक फर्म से घर। तृतीय चरण में घरों से व्यापारिक फर्म, फिर से तृतीय चरण में घर से व्यापारिक फर्म में चला जाता है। एक साइकिल बन गया ना, घर से व्यापारिक फर्म, व्यापारिक फर्म से घर और घर से फिर व्यापारिक फर्म, ये साइकिल बन गया। तो उपभोक्ता खर्च के रूप में यानी उपभोक्ता जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होगा, व्यापारिक घर क्या करेगा, व्यापारिक फर्म जो भी प्रोड्यूस करता है उसको क्या करेगा, खरीदेगा और खरीद के अपना डेली यूज जो मटेरियल होता है जैसे आटा, चावल, चाय पत्ती, जो भी पैकेजिंग मटेरियल है, फूड आइटम हो गया या डेली यूज हम लोग जैसे करते हैं, साबुन हो गया, सर्फ हो गया, ये सब हम लोग यूज करते हैं, सब व्यापारिक फर्म बनाता है और उसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये हो गया कंज्यूमर एक्सपेंडिचर यानी उपभोक्ता खर्च के रूप में घर फिर से व्यापारिक फर्म से खरीदता और उसको पैसा देते थे। यानी पैसा का ट्रांसफर देखिए कहाँ से हुआ, व्यापारिक फर्म पहले घर को पैसा दिया और घर फिर वापस व्यापारिक फर्म को पैसा दे दिया। और यही 3 चरण में ये काम होता है, ये आय का चक्रीय प्रवाह चलता है। उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक हम लोग देखते हैं कि खर्च जो होता है, अगर खर्च को घटाया जाएगा तो व्यापारिक फर्म में ये क्या कहते हैं, परचेजिंग कम होगा, व्यापारिक फर्म से बिकेगा कम कोई भी सामान, उत्पादन प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तब अगर कोई सामान कम बिकेगा तो प्रोडक्शन कम, व्यापारिक फर्म कम सामान बनाएगा, जब कम सामान बनाएगा तो व्यापारिक फर्म भी डाउन हो जाएगा। और जब व्यापारिक फर्म डाउन हो जाएगा तो हायरिंग कम करेगा यानी रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट कम से कम मिलेगा और उत्पादन भी कम से कम मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं ये
और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग बचत ज़्यादा करते हैं, खर्च कम करते हैं तो समझ में आएगा, लेकिन अगर हम लोग बचत ज़्यादा करते हैं, बचत को बढ़ाते हैं, तो हम लोग वित्तीय बाजार बढ़ जाता है। कैसे? बचत ज़्यादा करेंगे तो वित्तीय बाजार कैसे बढ़ेगा? तो वित्तीय बाजार जो बढ़ेगा कैसे? तो बचत ज़्यादा करने से हम लोग क्या करेंगे? व्यापारिक वित्तीय बचत ज़्यादा करने से हम लोग बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करेंगे, और बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करने से क्या होगा? तो बैंक वाला क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। कहाँ? तो व्यापारिक फर्म में, और व्यापारिक फर्म में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने के कारण व्यापारिक फर्म का ग्राफ ऊपर होगा, तो जिसके कारण बचत करने से वित्तीय बाजार बढ़ा और वित्तीय बाजार से व्यापारिक फर्म बढ़ा। तो इस प्रकार ये छोटा सा 2 टॉपिक था, और इस प्रकार हम लोग राष्ट्रीय आय को देख